बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर में पहली दफा ये होगा कि वो गठबंधन की सरकार चलाएंगे। अगर वही चेहरा होते हैं तो कहां खामी रही, कहां गड़बड़ हुई गोपाल कृष्ण अग्रवाल? देखिए, कमी कुछ ऐसी कमी है नहीं। तीसरी बार इतिहास में मोदी जी की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। ये नेहरू जी के बाद इस देश में कभी भी नहीं हुआ कि कोई एक प्रधानमंत्री तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए। 10 वर्ष का बहुत ही सफल कार्यकाल मोदी जी का हमारे सामने है। विश्व में भारत की अलग पहचान बनी है। आर्थिक स्थिति विश्व में सबसे अच्छी भारत की इस वक्त है। कोविड की त्रासदी को ख़त्म करके आगे हम बढ़े हैं मजबूती से। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में बहुत बढ़िया है। तो सारे पैरामीटर्स, सारे जो डायमेंशंस हैं सत्ता के लिए जो आवश्यक होते हैं, जिसका किसी भी देश के नेता में होना ज़रूरी है और जो जनता के लिए मानना चाहिए, मानक होने चाहिए अपने नेता के लिए, वो चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। सारे मोदी जी की सरकार में, भाजपा की और एनडीए की सरकार में और मोदी जी के नेतृत्व में विद्यमान हैं। लेकिन गोपाल जी, मुझे लगता है कि ये जो नेगेटिव मीडिया कोशिश करता है, अगर आप 239 पर आते हैं गोपाल जी, मैं बड़ा छोटा सा सवाल पूछ लेती हूँ आपसे। 303 का मैंडेट पिछली दफा, 400 पार का नारा, और अगर ये हकीकत में तब्दील होता है आते आते 239, तो बड़ा डेंट तो है गोपाल कृष्ण। और इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत भी है क्या? कहां खामी रही? नहीं गरिमा जी, इंट्रोस्पेक्शन तो अगर हम 400 आते तब भी करते। इंट्रोस्पेक्शन हमारा करने का राजनीतिक मार्ग का एक प्रशस्त माध्यम है। दूसरी बात यह है कि हम मोदी जी हरदम टारगेट ऐसा रखते हैं जो डिफ़िकल्ट होता है अचीव करने के लिए, सबको एफर्ट लगाना होता है। कई ऐसे टारगेट्स हैं जो उन्होंने 2014 से रखे हैं, उनमें से बहुत से अचीव किए, कुछ नहीं भी अचीव किए। चाहे जैसे वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, कर्नाटक, लेकिन बीजेपी का अपने दम पर बहुमत से पीछे रह जाना गोपाल जी, वो बड़ा रखते हैं। ये बड़ी बात है क्या? ये आप अपेक्षा नहीं कर रहे थे, आपके अलाइज अपेक्षा नहीं कर रहे थे, ऐसी संभावनाओं को खारिज कर रहे थे, अपने दम पर बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई। ये नहीं केवल हमारा ही क्या, अगर आप देखें तो पूरा 3-4 दिन से या जो पीछे चर्चाएं चल रही थी या एग्जिट पोल के सारे चल रहे थे, उन सब ने भी इसी तरह से विचार किया। तो हम कोई इस देश के लोगों से अलग थोड़ी, हम भी 370 भाजपा की एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि जिस तरह से काम किया, हमारा आकलन का माध्यम क्या होगा, पिछले 10 साल का काम और उसके कम्युनिकेशन के लिए हमने जो सशक्त प्रयास किया है, वो हम उसके आधार पे, अपनी मेहनत के आधार पे ये सोच रहे थे। आप एक बेहद चतुर, मैं हमेशा आपको बड़ा सरल और सहज कहती हूँ गोपाल जी, लेकिन आज आप चतुर प्रवक्ता की तरह इंट्रोस्पेक्शन की बात को मानते हुए भी नहीं मान रहे हैं कि बीजेपी बहुमत से दूर रही और ये एक बड़ा डेंट है बीजेपी के लिए। मनोज सिंह काका मुस्कुरा रहे हैं। अभी जी मैं लौटूंगी आपके पास। मनोज सिंह काका, मैं मैन ऑफ द मैच कह रही हूँ अखिलेश यादव को। 34 मुलायम सिंह यादव के सबसे बेहतरीन दौर में और 38 मुलायम सिंह यादव के बगैर अखिलेश यादव के नेतृत्व में कमाल किया क्या उत्तर प्रदेश ने, और क्या चल गया आपका उत्तर प्रदेश में? देखिए, इसके लिए आपके जो शब्द हैं वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक जरूर पहुंचेंगे, और आपके माध्यम से ये पूरा देश जान रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के चुनाव में किसी पार्टी ने अगर इस तथाकथित दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी को और दुनिया के सबसे बड़े प्रांत में अगर सशक्त किसी ने दी तो समाजवादियों ने दिया है। और उसमें हम सब कार्यकर्ताओं के प्रति, आम जनता के प्रति, आप जैसे जनवादी पत्रकारों के प्रति, जनवादी मंचों के प्रति सिर नवा करके सबके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, हम समाजवादी लोग, और उसको हम एक जिम्मेदारी समझते हैं। अखिलेश यादव जी का क्या चल गया, ये आपने बड़ा सवाल किया। अखिलेश यादव जी के पीडीए की अवधारणा चल गई। अखिलेश यादव जी की वो अवधारणा चल गई जो अवधारणा
डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब के बीच में छूट गई थी। वो अवधारणा चल गई कि हम दलित, पिछड़े और वंचित तबके को उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हिस्सेदारी कैसे देंगे। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि जब 10% आरक्षण आपने एक तबके को दे दिया है तो अब पिछड़े की जितनी आबादी है उस हिसाब से आरक्षण क्यों नहीं। उन्होंने मंडल कमीशन का सवाल खड़ा किया। लेकिन कमी रह गई क्या मनोज, कमी रह गई क्या? अखिलेश यादव काशी के दौरे पर कहते हुए नजर आए थे कि काशी आकर लगा कि यहां भी कंपटीशन नहीं है, अब 80 की 80। माननीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही कहा है, और हम लोग तो गांव में रहे हैं और हर बूथों पे गए हैं। आपसे बता रहा हूं, अगर फिर आपके मंच के माध्यम से हम सभी कह रहे हैं कि अगर इस देश का निर्वाचन आयोग और टीएन शेषन जी की तरह अगर काम किया होता तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 80 के 80 सीट जीतती। मैं इसको ऑन नहीं करती अभी मनोज, कम से कम इस मौके पर, जब आपने धनबल का सवाल किया और सारी चीजों का आपने आलोचनाओं में सवाल किया सारी चीजों को आपने सवाल किया है तो उसको व्यापक होने दीजिए प्लीज। कृपया सुनिए, हम लोग कभी भी अनर्गल बात करने वाले व्यक्ति नहीं है हम लोग। जो आपने सवाल किया है ये कब हुआ देश में कि 19 तारीख को वोट पड़ा और 28 तारीख को आपने अपडेट करा। इस पर भी हमारे आपके संवाद हुए हैं। 10 दिन बाद 1952 से इस देश में चुनाव हो रहे हैं। इसमें जितनी निष्पक्षता आएगी इस देश के लोकतंत्र के लिए और 140 करोड़ जनमानस के लिए और अच्छा होगा, और हम समाजवादी लोग चाहते हैं। और आपने जो सवाल किया फिर उसी पर आ रहे। माननीय अखिलेश यादव जी की अवधारणा जीती है, गरीब, किसान और वंचित तबके प्रति उनका जो स्नेहिल भाव है वो जीता है। दलित भाइयों ने हमें इतना झोली खोल करके अखिलेश यादव जी की अवधारणा को बचाया है कि उनको सिर नवा के हम साधुवाद देते हैं। अबे दुबे, सबसे पहले तो कांग्रेस ट्रिपल डिजिट में आई, ये निश्चित तौर पर आपके खेमे में उत्साह का माहौल, और ये भी पहली बार हो रहा है अभय जी कि जो पार्टी 100 सीटों पर काबिज हुई वहां जश्न का माहौल, जो पार्टी 234 सीटों पर इस समय 239 पर काबिज दिख रही है वहां ना उत्साह है ना कोई खुशी है, वहां हार जैसा सन्नाटा है। ये बड़ा कमाल का 2024 जनादेश दे रहा है क्या? गरिमा जी देखिए, पहले तो मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और साधुवाद है राहुल गांधी जी को, जिन्होंने 10,000 किलोमीटर पैदल चलकर 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार के खिलाफ, इनकी नाकामियों के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाई। आज प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है। जिस संविधान की पुस्तक को लेकर राहुल गांधी जी सारे प्रांतों में घूम रहे थे, वहां न सिर्फ हमने संविधान बचाया है बल्कि आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की भी है, और उनको राहुल गांधी के को धन्यवाद करना चाहिए। जो मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा, उन्होंने भाजपा मुक्त भाजपा कर दी थी। सिर्फ मोदीमय हो गई थी भाजपा। आज भाजपा को भाजपा लौटा दी। किसी और नेता का अस्तित्व ही नहीं था वहां, ना राजनाथ जी का था, ना गडकरी जी का था, कोई। आप देखिए, हार की मालाओं से तक अलग कर दिया था। आज उनको उनके नेता हमने वापस लौटा दिए। आज संवैधानिक संस्थाओं का राहुल गांधी जी ने वो अधिकार वापस लौटाया, वो लड़ने की शक्ति उन संस्थाओं को वापस लौटाई जिनको रोन दिया था मोदी सरकार ने अपने बहुमत के तले। लेकिन आज उनको ईडी, सीबीआई, इन सारी संस्थाओं को कम से कम। सबसे पहला सवाल तो आपसे अब ये पूछ लेती हूँ, आगे की भविष्य की संभावनाओं पर। सरकार बनाने पर विचार कर रहा है क्या इंडिया ब्लॉक? क्या ये फीजिबल और प्रैक्टिकल है क्या आपके ब्लॉक के लिए? मैं आज 100% आत्मविश्वास से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नित सरकार नहीं बनेगी। ये शपथ भी लेंगे सबसे बड़े दल होने के बावजूद, तब भी सरकार नहीं बनेगी। हमारे उत्तर प्रदेश ने, हमारे महाराष्ट्र ने, वेस्ट बंगाल ने, सबने अपना दायित्व निभाया। तो अब मेरे भाई राजीव रंजन जी के पास ये दायित्व है। क्या किसी से बात चल रही है? क्या कोई ऐसी संभावना है कि नए अलायंस कौन जुड़ने वाले हैं आपके साथ? एक तो आपके साथ ही बैठे हैं चर्चा में। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि अब दायित्व संविधान को बचाने का। याद कीजिए, बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी, सबसे बड़ा विरोध किसने किया था? मोदी जी ने। दुखद था, हमारे नीतीश चाचा जी को रद्दीमाल बताया भारतीय जनता पार्टी ने। आज उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से। जैसे मुझे सूचना है, चंद्रबाबू नायडू जी को यह दायित्व लेना पड़ेगा दोनों को।
ये दोनों मुझे लगता है कि ये जिम्मेदार और दायित्ववान लोग हैं। तो आप तो दावे से भारतीय कह रहे जनता हैं पार्टी के इस कि भाजपा एक ने मेरे मोदी ही पैनल सरकार में के इस बैठे हैं जो अहंकार में आपके नए अलाय होंगे